नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का रियो दी जेनेरियो में भव्य स्वागत। भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में गणमान्यों ने अर्पित की पुष्पांजलि। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज 90वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन का बताया प्रतीक। देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है धैर्य, त्याग, दृढ़ता का प्रतीक मुहर्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को किया याद। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ के कारण 50 लोगों की मौत। मृतकों में 15 बच्चे शामिल। अब भी कई लोग लापता। प्रधानमंत्री मोदी ने जान माल की हानि पर जताया शोक। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे से जुड़ी हुई खबर के साथ। 5 देश की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी रियो दी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो दी जेनेरियो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ, नारों के साथ की। कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद भी किया और उनके एक झलक पाकर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की।
ब्राजील में कुछ युवाओं के एक समूह को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। ये समूह भारत के पौराणिक मंत्रों में गहरी रुचि रखता है। संस्कृत और हिंदी ना जानते हुए भी ये युवा अपने ही तरीके से इस पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप भी देखिए ये युवा पूरे श्रद्धा भाव से किस तरह गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ब्राज़ील में भारत कैसा है और किस तरह से ब्राज़ील के लोग भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को और यहाँ तक कि भारत के जो पौराणिक मंत्र हैं उसको अपना रहे हैं अपनी शांति के लिए, एक नए तरीके के जीवन को समझने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्राज़ील और भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और यहाँ वे गाने जा रहे हैं गायत्री मंत्र हमारे सामने। तो ये लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी ये नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर की जो भावना है वो समझते हैं। और इसके बारे में बताएंगे हमारे साथी कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना सीखा, कैसे ये गायत्री मंत्र जानते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा काफ़ी सारे मंत्र हैं। वो मुझे ये आश्चर्य होता है कि उनको शायद मीनिंग भी पता नहीं है, बस जिस तरह से गाते हैं ना तो लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फील करके गाते हैं। How do you learn to practice it? Oh, it was through yoga classes. And the first time that I already chanted at home, but the first time that I chanted in front of other people was in a kirtan. So I had this practice for many years, joining kirtan movements in my cities, and also my daily practice, which is singing mantras every day. How did you come in contact with kirtan group? Brazilian people that went to India received the teachings and brought it for us. That was my first contact, and I'm very happy for it because it was how the culture came to me, and I was touched by it. ब्राज़ील के कुछ लोग भारत में गए थे और जब वे भारत से लौटकर ब्राज़ील आए तो भारत की संस्कृति को भी लेकर यहाँ आए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कीर्तन ग्रुप बनाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए, उस समय ये लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और अपनी संस्कृति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत तमाम संसद सदस्यों ने मां भारती के महान सपूत को श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है। दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं।
आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम अशूरा है। मुस्लिम समुदाय इस दिन को पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हज़रत इमाम हुसैन द्वारा दी गई कुर्बानियों उनकी धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वे लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ देने के लिए प्रेरित करते रहे। डॉक्टर्स डे डॉक्टरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने और उनके समर्पण को मान्यता देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। दिल्ली के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में चिकित्सकों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही ये कार्यक्रम भारत में रेजिडेंसी स्कीम के 50 वर्षों के पूर्ण होने और डॉक्टरों की अतुलनीय सेवा को भी समर्पित था। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों को समाज के प्रति उनकी समर्पित सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में MBBS के छात्र छात्राओं और इंटर्न चिकित्सकों ने सामाजिक संदेश देते हुए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस खास मौके पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे। डॉक्टरों को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं का नया मॉडल बनेगी। दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। इस मौके पर BSA अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी सिद्धार सहित चिकित्सक, फैकल्टी सदस्य और फॉडा प्रतिनिधि मौजूद थे। 120 दिनों के अंदर क्या फ़र्क लाया? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोहल्ला क्लिनिक, आयुष्मान मंदिर आपने देखे होंगे। हॉस्पिटलों के अंदर जहाँ पे इलाज नहीं होते थे, डायलिसिस नहीं होते थे, वो डायलिसिस सेंटर्स खुले हमारे, 150 डायलिसिस सेंटर खुले। बेडों की कमी थी, वहाँ धीरे धीरे उसको ठीक कर रहे हैं। स्टाफों की जो कमी थी, जब हमने ज्वाइन किया, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लगभग 22% स्टाफ की कमी थी। वो धीरे धीरे वो भी कम कर रहे हैं। लगभग 3 महीने 19 दिन में क्या अंतर आया है, और डॉक्टर्स अपने काम करने पे लग गए हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। आपको देख के अच्छा लगेगा। OPD में जाके पेशेंटों को देखिए, पहले OPD की रिपोर्ट देखिए और अब OPD की रिपोर्ट देखिए, आपको खुद अंतर दिख जाएगा। एक ये बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर दिन रात काम करते रहते हैं। वो दिन में भी ड्यूटी लगती है, रात में भी ड्यूटी लगती है, और वो किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें सम्मान मिलेगा, पर जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं कि हम और अच्छा कार्य करेंगे। जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि उनका ये एम है कि डेली हमारे को हमारी सर्विसेज हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। तो हमारा ये कर्तव्य है कि ये जो हमारी अच्छी सर्विसेज हैं, ये एक एक पेशेंट एक एक घर तक पहुँचे और हर पेशेंट को यह फील हो कि उसको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है। खबर अब अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज सैकड़ों तीर्थयात्री जा रहे हैं। उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। इस बीच तीर्थयात्रियों का 5वां जत्था बालटाल मार्ग के लिए रामबन जिले के चंद्रकोट पहुंचा। यात्रा के दौरान उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए। उन्होंने भारत सरकार और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था की जमकर तारीफ की। इस बार यात्रा बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ चल बदस्तूर जारी है। ये मेरी तीसरी यात्रा है और हर साल मैंने देखा है कि यात्रा में सुधार, जिस तरीके की फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है वो दिन ब दिन सुधार होते जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की पब्लिक का, यहाँ के आवाम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हर 100 मीटर पे CRPF और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार हमारे साथ है। और जो लोग इस वजह से यात्रा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ किसी डर के कारण, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप आइए। यहाँ सब लोग आपका खुले दिल से इंतजार कर रहे हैं। पापा बैठे हैं सबकी रक्षा के लिए और आप बिल्कुल आइए, बिल्कुल मत डरिए। लोगों में उत्साह और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो अच्छे से कर रहे हैं और सारी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव की अच्छी व्यवस्था है और CRPF की चप्पे चप्पे में CRPF वगैरह भी लगा हुआ है। उससे हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। हम लोग को पहली बार दर्शन करने आए हैं और वाकई में मतलब देखने दिखाने लायक जगह है।
और सभी लोगों में कूट के श्रद्धा बनी हुई है भगवान के नाम से। पहले लग रहा था कि जैसा कहते हैं जो एक इंसिडेंट हुआ है पहले, उसकी वजह से शायद इस बार कहते लोग कम आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, उल्टा शायद ऐसा लगा बढ़े हैं। और खुशहाली, सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ये यही मांगने जा रहे हैं। बहुत खुश हैं हम और बहुत आनंद से है। हमसे 7वीं यात्रा है, 6 बार मैंने बालटाल से यात्रा की, टोटल मिला के 13 यात्रा हो जाएगी मेरी। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के दुख को काटे, सभी को सुखी रखे और अंत में मेरा दुख काटे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, पिछले बार से अपेक्षा इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है। ज्यादा उत्साह है, हम लोग चाह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर बाबा का दर्शन कर लें। यही है, बाबा का दर्शन करके मैं आता हूँ तो मेरी पूरी साल अच्छे से कटती है। उमंग के साथ हम लोग जा रहे हैं। उमंग के साथ जी, हम लोग 3 बजे उठे, नहा धो के तैयार रेडी होके बाहर निकल रहे हैं। खबरें अब खेल जगत से। बर्मिंघम टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन आज भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरेगी। भारत जीत से 7 विकेट दूर है। कल चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए खेल की समाप्ति तक इंग्लैंड ने 72 रन पर 3 विकेट गंवा दिए हैं। मैच जीतने के लिए 608 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की। कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी पारी में भी शानदार 161 रन की पारी खेली। 162 गेंद पर खेली गई इस पारी में गिल ने 8 छक्के और 13 चौके लगाए। इंग्लैंड को 5वें दिन जीत के लिए 536 रन की जरूरत है। स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद के मोदी नगर में राज्य स्तरीय खेल चैंपियनशिप और राष्ट्रीय टीम चयन शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन में बौद्धिक अक्षमता वाले 400 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 9 खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें उल्लेखनीय प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण और पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनोज शुक्ला भी कार्यक्रम में शामिल हुए। स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला ने एथलीटों के प्रयासों की सराहना की। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य राष्ट्रीय टीम के लिए प्रतिभा की पहचान करना है। Ever since Modi ji has given this 4-worded mantra, सबका साथ सबका विकास, we are all very actively trying to understand where we are not सबका साथ, that is where we are failing on equality. One region was that for the special children we were not organizing games activities, other activities. Many families were forced out of choice or compulsion to keep their children indoors all the time, which is not good. So Special Olympics Bharat gives a great platform for special children, for all the children to play together, to evolve together as a team and also win together. जब इस देश के अंदर 5% लोग दिव्यांगता और उसमें से भी 1% लोग मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हों और एक समाज में वो स्थिति हो कि लोग उनको घर में रखते थे, घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, यहाँ तक कि विद्यालय, सामान्य एजुकेशन और सामान्य मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी बाहर निकलते नहीं थे। ऐसे में हमने अभियान लिया और आज देश में एक सबसे बड़े संस्थान के रूप में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने लाखों लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ा है। स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद के मोदी नगर में राज्य स्तरीय खेल चैंपियनशिप और राष्ट्रीय टीम चयन शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन में बौद्धिक अक्षमता वाले 400 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 9 खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें उल्लेखनीय प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया गया। स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने एथलीटों के प्रयासों की सराहना की और साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की और आभार व्यक्त किया। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। स्पेशल ओलंपिक स्टेट चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला जी। सर, आपका स्वागत है। एक शुरुआत हो चुकी है स्टेट चैंपियनशिप की, लगातार ऐसे आयोजन हो रहे हैं, तो इस एक्सपोजर को किस तरह से देखते हैं स्पेशल एथलीट को, कि जिनको की मतलब एक एक्सपोजर की काफ़ी कमी रहती है, लेकिन अब वो काफ़ी बढ़ चुका है वो एक्सपोजर? निश्चित तौर पर जब इस देश के अंदर 5% लोग दिव्यांगता और उसमें से भी 1% लोग मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हों और एक समाज में वो स्थिति हो कि लोग उनको घर में रखते थे, घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, यहाँ तक कि विद्यालय, सामान्य एजुकेशन और सामान्य मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी बाहर निकलते नहीं थे। ऐसे में हमने अभियान लिया और आज देश में एक सबसे बड़े संस्थान के रूप में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने लाखों लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ा है।
मुझे बहुत हर्ष होता है जब ये हमें लगता है कि हमारा एक बच्चा हमारे यहाँ से अपने घर से निकलता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में किस गेम में खेलता है, हमारे स्पोर्ट्स सेंटर में खेलता है, डिस्ट्रिक्ट गेम्स में खेलता है, फिर स्टेट चैंपियनशिप में आता है और उसको मौका मिलता है विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेलने का। हमने इसका परिणाम ये देखा कि हमारे कई बच्चे जो बर्लिन ओलंपिक में गए थे आज किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में नौकरी कर रहे हैं, आज किसी उद्योग में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, जो अपने आप अपने घर से निकल कर अकेले, जो घर में भी बिना किसी सहारे से नहीं रह सकते थे, आज वो पूरी दुनिया में अकेले अपने बल पर जाते हैं, अपनी समझ से जा पाते हैं। ये करके जब उनके चेहरे की मुस्कान देखते हैं तो हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है। सर, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं लगातार जो बच्चे हैं जो मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित है उनकी बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो इससे एक कितना बड़ा बल मिला है इस अभियान को? हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि देश की वो भी स्थिति थी कि जब शुरुआत की 10 पंचवर्षीय योजनाओं में उस समय के विकलांगता शब्द का एक बार उपयोग नहीं हुआ। जब 2001 तक जनगणना में ये गिना ही नहीं गया 2000 के पहले कि देश में कितने दिव्यांग और विकलांग लोग रहते हैं, जब ये गिनती ही नहीं की गई तो कितनी बड़ी योजनाएं चल रही होंगी। और उसके बाद देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जिसकी जनगणना कराते हैं और उससे आगे बढ़कर देश में ऐसे नरेंद्र मोदी रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जो प्रधानमंत्री से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि हमारे अभिभावक के रूप में उन्होंने दिव्यांग बच्चों को विकलांग से दिव्यांगता का शब्द लाना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरक था। हमारे बच्चे जब खेलने जाते हैं तो उनकी व्यक्तिगत चिंता करना और जब हम मेडल जीत कर आते हैं तो पास में बुलाकर उनका हमारे बच्चों के कंधे पर रखा हाथ हमें लगता है कि हमको सदा सर्वदा ये साहस देता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और देश पूरा हमारे साथ खड़ा है। इस बात का जो जुनून, इस बात का जो विश्वास हमको दिलाते हैं और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है, उसके लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं। उन्हीं के कारण ये 7 दिव्यांगताएं 21 दिव्यांगताओं में भी परिवर्तित हो पाई, इन सबको भी शामिल कर पाए, सबको मौका मिल पाया। ऐसा एक महत्वपूर्ण काम करने का माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ, हृदय से धन्यवाद हूँ। और हम सब दिव्यांग संस्थाओं में और दिव्यांगता के साथ काम करने वाले लोग हम ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से हम सबके अभिभावक हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य हमको हमेशा प्रेरणा देता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देश में एक क्रांति आ रही है, जिस तरह से जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, खेलने के एक्सपोजर मिल रहा है, चाहे वो नेशनल कंपटीशन हो, चाहे वो स्टेट कंपटीशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल कंपटीशन हो, तो कहीं ना कहीं अब ये बच्चे भी पीछे नहीं हैं और विश्व स्तर पर मेडल जीत के ये बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, गाजियाबाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।